Welcome to Lectureshala. Let's begin our first topic, in vitro fertilization. In 1978 में सुभाष मुखोपाध्याय ने पहली बार इस प्रोसेस के थ्रू अ बेबी गर्ल, हर नेम इज कनुप्रिया अग्रवाल, जिसे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बॉर्न करवाया। सो बेसिकली जो IVF होता है इसको अपन कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी का टर्म देते हैं। इसको अपन डिटेल में पहले डिस्कस कर लेते ये होता क्या है। सो IVF इट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो जहाँ पे शब्द आता है इसका मतलब ऐसा कोई चीज जो लैब में बनाया गया हो। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है एग रिट्रीवल, सेकेंड स्टेप में आता है स्पर्म कलेक्शन, फिर थर्ड में फर्टिलाइजेशन, यानी पहले एग को कलेक्ट करेंगे, फिर स्पर्म को कलेक्ट करेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसी डेवलप्ड एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप डिटेल में थोड़ा सा देखोगे सो इस तरह से दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एग। यहाँ पे एक इंजेक्शन रहेगा जो सक आउट करेगा इस एग को। अनफर्टिलाइज्ड एग है यानी कि ये मैच्योर एग है। ये मैच्योर एग को कलेक्ट किया जाएगा इस ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब में जो आप स्ट्रक्चर देखोगे एग रहेगा। द सेकेंड प्रोसेस क्या था, स्पर्म कलेक्शन। इट मीन्स जो भी मेल पार्टनर है उसका स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा। फिर थर्ड प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है ये एक टाइप का डिश होता है जिसको पेट्री प्लेट या ICSI डिश कहा जाता है, उसमें प्रोसीड करते हैं। सो अगर आप देखोगे दिस इज द एग। यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू जो है एक स्पर्म सेल को ट्रांसफर करा गया है। अब ये एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या बनता है, जाइगोट। सो उस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में। सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर्स हुआ एंड देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट को फॉर्मेशन के बाद जो है छोटे छोटे सेल्स जो है बनते हैं, यानी कि यही जाइगोट सेल्स डिवाइड होते हैं, मल्टीपल सेल्स बनाते हैं। अगर डे 2 में आप देखोगे आपको 4 सेल्स दिख रहे हैं, डे 3 में इस तरह से और मल्टीपल यानी 4 + 4 8। सो टोटल 8 सेल्स होंगे एंड देन इसी तरह से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे 4th डे में, जिसको मोर्यूला बोलेंगे। 5th डे में जो है जो सेल फॉर्म करेगा वो ब्लास्टोसिस बोलेंगे। ये जो पार्ट है इसी ब्लास्टोसिस को अपन ट्रांसफर कर देंगे यूट्रस में थ्रू अ प्रोसेस। ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, यानी कि अब जो है ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये डेवलप्ड एम्ब्रियो है जो फर्दर डेवलपमेंट वो मदर के यूट्रस में होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा बेबी में। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट IVF। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे IVF क्या होता है, एक मेडिकल टेक्निक होता है जहाँ पे एग और स्पर्म को कंबाइन करते हैं यानी फर्टिलाइज कराया जाता है आउटसाइड फीमेल बॉडी के बाहर, यानी लेबोरेटरी डिश में। जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे शो किया है, ये जो डायग्राम है ये सारे अलग अलग डिशेस है। ये अलग अलग डिशेस अलग अलग टाइम पे काम आते हैं। जो स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है इसी ICSI डिश में, और इस प्रोसेस को अपन माइक्रो मैनिपुलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर करा जाता है दूसरे डिश में एंड देन उस डिश में जो है वो एम्ब्रियो ग्रो करता है, यानी कि जिस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एम्ब्रियो कल्चर। डे 5 में जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा उसी डेवलप्ड एम्ब्रियो को अपन ट्रांसफर कर देंगे वुमेन यूट्रस के अंदर। सो द रिजल्टेंट फर्टिलाइज्ड एग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको ट्रांसप्लांट या इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस के अंदर टू बिगिन अ पॉसिबल प्रेगनेंसी एंड देन फिर वो एग जो है आगे डेवलप होगा, एम्ब्रियो कन्वर्ट होते रहेगा धीरे धीरे बेबी में। अब बेबी बोर्न थ्रू दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। सो जो भी बेबी इस प्रोसेस से बोर्न हो रहा है उस बेबी को अपन टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नाम दिया जाता है तो लोगों को या बच्चों को डाउट होता है कि बेबी को टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे अलग डिश होता है और ये शॉर्ट पीरियड यानी 5 डेज के लिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन और उस एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। फिर वही एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है जिससे कि बेबी आगे ग्रो होगा। सो बेबी जो है वो मदर के वुम में ही ग्रो किया है, बट सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए वो सारे प्रोसेस को यूज किया जाता है। बेसिकली फिर डाउट होगा कि ये इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का प्रोसेस क्यों किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो मेल स्पर्म होता है वो सफिशिएंट नहीं है रहता है, यानी कि मेल होते हैं जिनमें स्पर्म सेल्स या स्पर्म का जो काउंट है बहुत लो रहता है, जिस वजह से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और फिर फीमेल जो एग है उसको भी कलेक्ट करते हैं एंड देन फर्टिलाइज किया जाता है डिश में। फिर आगे जो है जब एम्ब्रियो बन जाता है उस
एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस में एंड देन फिर आगे जो है वो बेबी का डेवलपमेंट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट IVF. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन. सो इसको अपन डायग्राम के मदद से समझेंगे. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है? गैमेट. गैमेट कितने टाइप के होते? दो टाइप के, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सो मेल गैमेट को क्या कहा जाता है? स्पर्म. फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? ओवम या फिर एग. सो इसी चीज को अपन डिस्कस करेंगे. सो द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. सो इसी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, ये है टेस्टिस. ठीक है, इस पे आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखोगे जिसको अपन कहते हैं सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स. इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. इस ट्यूब के अंदर आपको स्पेस दिखेगा, खाली स्पेस. सो इस स्पेस के अंदर जो दीवारें हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो वॉल है, उस पे आपको अटैच्ड मिलेंगे बहुत सारे सेल्स. इन सेल्स को अपन कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम. ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है जो बॉर्डर पे आपको दिख रहे हैं, इनका डिवीजन होता है. कौन सा डिवीजन? मियोसिस. सो मियोसिस डिवीजन में क्या बनते हैं? हैप्लॉइड सेल्स. और यही हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? स्पर्म या फिर मेल गैमेट. सो इस प्रोसेस को अपन डिस्कस करने वाले कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनियम, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, उनमें मायोसिस होता है और मायोसिस के बाद ये क्या बनाते हैं? मेल गैमेट या फिर स्पर्म. सो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम आता है या फिर स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हो. इसका क्या हो रहा था? मायोसिस. मायोसिस होता है. मायोसिस में हमने क्या पढ़ा था? मायोसिस में कितने प्रोसेस होते? एक होता है मायोसिस 1 और दूसरा मायोसिस 2. फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हैप्लॉइड या डॉटर सेल्स बोलेंगे. सो ये हो गया तुम्हारा स्पर्मेटोगोनियम. जब ये डिवाइड होगा दो पार्ट में, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है. मियोसिस 1. मियोसिस 1 में अपन क्या पढ़े थे? इक्वेशनल डिवीजन होगा. इक्वेशनल डिवीजन यानी जो पेरेंट सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो मियोसिस फेस में सब में इक्वल रहेगा, यानी कि इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स. अब बारी किसकी आती है? मियोसिस 2 की. सो ये दोनों सेल्स जो है डिवाइड होंगे 2 डॉटर सेल्स में. सिमिलरली ये वाले सेल्स भी डिवाइड होंगे 2 सिग्निफिकेंट डॉटर सेल्स. सो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे? मियोसिस 2. मियोसिस 2 को अपन क्या पढ़े थे? रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन. सो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. हाफ यानी 46 का हाफ कितना होता है? 23 क्रोमोसोम्स. सो ये सारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये स्पर्मेटोगोनियम है, इसका मियोसिस फर्स्ट हुआ जिससे इक्वेशनल डिवीजन हुआ, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स. फिर इसी दो सेल्स का टोटल 4 सेल्स बन गए जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स. सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस. मियोसिस सेल डिवीजन. सो मियोसिस सेल डिवीजन से क्या हो रहा है? गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. सो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस. अब मैंने यहाँ पे बताया ये जो सेल्स दिख रहे हैं इन सभी में 23 क्रोमोसोम्स है, हाफ क्रोमोसोम्स है. ठीक है, यही हाफ क्रोमोसोम जो है ओवम, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो यही हाफ क्रोमोसोम्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे और बनाएगा क्या? जाइगोट. और ये जाइगोट जो है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स वापस से रिकवर हो जाएंगे. सो ये 23 किसके है? ओवम यानी एग. एग बोल लो. कहाँ से आ रहे? फीमेल या मदर से. सो ये होता है प्रोसेस. अब ये जो सेल्स होते हैं ना, शुरू में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, वो धीरे जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है उसको मिलेगा और इस तरह का वो शेप ले लेगा, जिसको अपन कहते हैं स्पर्म सेल. ये होता है हेड, ये होता है बॉडी और उसके नीचे क्या होता है? टेल. ये टेल जो है एक्टिवली घूमते रहता है और ये मूवमेंट में स्पर्म को आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करता है. सो इसी वजह से स्पर्म जो है तेजी से मूव करता है किसके पास? ओवम के पास या एग के पास. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, और इसको अपन क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस. और इस गैमेटोजेनेसिस में कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस का प्रोसेस होता है. सो जितने भी गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस रहेगा
उसमें हमेशा मियोसिस ही रहेगा। क्यों मियोसिस रहेगा? क्योंकि नॉर्मली पेरेंट सेल हमेशा 46 क्रोमोसोम्स रहेगा। अब मियोसिस में हमेशा क्या करना है? हाफ करना है। सो हाफ करने के लिए मियोसिस का प्रोसेस होता है, जिससे 46 क्रोमोसोम से हाफ होके वो 23 में हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ स्पर्म्स फॉर्म इन मेल टेस्टिस। सो सिमिलरली अगर आप फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा। सो सबसे पहले इनएक्टिव या इमेच्योर जर्म सेल होता है। कहाँ पे? ओवरी में। सो ओवरीज के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसको अपन इमेच्योर जर्म सेल भी कहेंगे, ये बनाता है ऊगोनियम जो डिप्लॉइड रहता है। डिप्लॉइड यानी 46 क्रोमोसोम्स रहेगा। अब ये जो ऊगोनियम है वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। सो ये प्राइमरी oocyte, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेगा। एंड देन अब आता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस फर्स्ट, जिसको अपन मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होके दो बॉडीज बनाती है। दो बॉडीज, उसमें से एक जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको अपन सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। सो पहले देखो 46 क्रोमोसोम्स था, ये है प्राइमरी oocyte। जब ये डिवाइड करेगा दो पार्ट में तो ये बनाएगा सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी। सो दोनों में इक्वल है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है। इसको अपन इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, अब आएगा रिडक्शनल डिवीजन यानी सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मियोसिस 2। सो मियोसिस 2 में क्या हो रहा था? रिडक्शनल डिवीजन हो रहा था। रिडक्शनल डिवीजन। सो रिडक्शनल डिवीजन यानी 46 का हाफ हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेल में 23, सेकेंड सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स। और फिर यही जो 23rd क्रोमोसोम्स जो हैप्लॉइड सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में, जिसको अपन कहते हैं एग। सो अब ये रेडी हो गया है फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही ये एनकाउंटर करेगा फर्स्ट स्पर्म को जो कि कंपैटिबल हो, जो स्पर्म कंपैटिबल है उसी स्पर्म को वो एग अपने अंदर इंसर्ट कर लेगा एंड देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, विच रिजल्ट in formation of zygote. So this is the process of egg formation in ovary, जिसको अपन क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। एग को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट। सो फीमेल गैमेट का बनना, द प्रोसेस वी कॉल इट गैमेटोजेनेसिस। सो अगर आप यहाँ पे पूछोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, तो सबसे पहला डिफरेंस आप देखोगे यहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो लार्ज नंबर पे हो रहा है, यानी कि एक सेल, एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो 4 स्पर्म सेल में कन्वर्ट होता है, और वहीं पे जो एक oogoनियम सेल है वो सिमिलरली एक ही एग सेल में प्रोड्यूस होता है। सो अगर अपन इसको समराइज करें तो स्पर्म सेल्स होते हैं वो एक बार में लार्ज क्वांटिटीज में बनते हैं, और वहीं पे कंपेयर करें फीमेल गैमेट को, सो हमेशा वो एक बार में एक ही मैच्योर सेल या एक ही मैच्योर एग सेल या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। सो अगर एक बार इसको रीड करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन वी कॉल इट गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? इन केस ऑफ मेल इट टेक्स प्लेस इन टेस्टिस एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल्स। सो यहाँ पे बताया जा रहा है यू हैव लर्नड इन एक्टिविटी 11.4 दैट गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। सो हमने पहले ये चीज डिस्कस कर लिया था एक्टिविटी 11.4 में, जो कि गैमेट्स जो है कौन से प्रोसेस से डिवाइड होता है? मियोसिस वाले प्रोसेस से। और मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाते हैं। इन ह्यूमन सेल्स 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट स्पर्म और एग में हमेशा 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब वापस स्पर्म एंड एग फर्टिलाइज करेंगे वो 23 प्लस 23 कन्वर्ट हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स में। सो दिस इज इम्पोर्टेंट सो दैट व्हेन दे कंबाइन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो कंबाइन करेंगे कौन? स्पर्म और एग, सो जो जाइगोट फॉर्म करेगा उनमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। कितने? 46। इन मेल गैमेटोजेनेसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस टाइनी मोटाइल एक्टिव स्पर्म। सो ये मैंने पहले आपको बताया था कि गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था? लार्ज नंबर में मोटाइल, टाइनी मोटाइल यानी मूव करने वाले, टाइनी यानी छोटे छोटे, और एक्टिव स्पर्म सेल्स बनते हैं। फीमेल के केस में कैसे होता है गैमेटोजेनेसिस में? इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल लार्ज एग। सो फीमेल के केस में क्या बनता है? एक सिंगल लार्ज एग का फॉर्मेशन होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफर ग्रेटली इन साइज। सो यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट्स में अंतर क्या है, उनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। स्पर्म छोटे रहेंगे और ओवम बड़े रहेंगे नंबर, यानी स्पर्म जो है लार्ज नंबर में बनते हैं और ओवम जो है हर मंथ एक एग मैच्योर्ड बनता है, और उनके स्ट्रक्चर में भी काफी डिफरेंस है। सो दिस इज द टेबल यू कैन रीड फॉर बेटर अंडरस्टैंड। अगर आप कंपेयर करोगे साइज को तो स्पर्म का बहुत छोटा रहता है साइज, एग का लार्ज रहता है। नंबर प्रोड्यूस्ड मिलियंस में, और एग जो है बहुत कम ही बनते हैं। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, सो अगर आप स्पर्म का साइज देखोगे बहुत छोटा रहता है, ठीक है, उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है। सो मैंने आपको बताया था एक ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है और उसी सिक्रीशंस में जो है न्यूट्रिशंस रहता है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। सो एग के केस में एग इतना लार्ज रहता है कि वो ऑलरेडी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो खुद स्टोर करता है। मोटिलिटी अगर देखोगे तो स्पर्म जो है वो एक्टिवली मोटाइल है, यानी कि उनमें एक्टिवली मूव करने की क्षमता होती है, और उसी अगर एग को कंपेयर करोगे दे आर non-motile. This asymmetry between male and female gamete is seen across most of animals. So जितने भी तरह के एनिमल्स देखोगे आप उन सब में मेल और फीमेल गैमेट में लगभग इसी तरह के स्ट्रक्चर्स आपको या इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्पर्म मीट एन एग। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में। क्या होता है जब एग को स्पर्म या स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है या जब पहली बार मिलता है। सो क्या होता है उस प्रोसेस में, उस चीज को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जब कोई फीमेल बेबी बॉर्न होती है उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ एग बनते हैं। कब? जब वो बेबी मदर के वूम में होती है, उस समय 6 to 7 मिलियन एग्स बनते हैं, ठीक है। अब फिर जब वो बेबी बॉर्न करेगी तब लगभग 1 से 2 मिलियन एग्स बचे रहेंगे, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, प्यूबर्टी, यानी कि जब फीमेल 8 ईयर ओल्ड की हो जाती है, सो उस समय एवरी मंथ 1 एग रिलीज होता है। कहाँ से? ओवरी से। अगर आप डायग्राम को देखोगे इस तरह का ओवरी दिखता है, यहाँ पे अटैच है हमारा फैलोपियन ट्यूब। सो यहाँ पे जो है एग प्रेजेंट होता है, पहले वो इमेच्योर फॉर्म में रहता है। सो जब 1 मंथ बाद ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये रिलीज करेगा ओविडक्ट में, जिसको अपन क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। सो ये जो इमेच्योर एग है वो पहले मैच्योर होता है, फिर ये मैच्योर एग जो है ये रिलीज होता है यहाँ से बर्स्ट होके, यानी कि ओवरी जो है उसको रिलीज कर देता है इस एग को ओविडक्ट में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, व्हेन मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट, दैट फेज इज नोन एज ओव्यूलेशन फेज। सो ये जो ओव्यूलेशन फेज है उसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल के बॉडी में, उसी चीज को अपन डिस्कस करेंगे। सो बिफोर ओव्यूलेशन द यूटरस स्टार्ट्स टू प्रिपेयर इटसेल्फ, द इनर लाइनिंग बिकम्स थिक। सो बेसिकली दिस इज द यूटरस, यहाँ पे जो है थिक लाइनिंग बनना स्टार्ट हो जाता है बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पहले यहाँ पे थिक लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो थिक लेयर है वो ब्लड का होता है। सो ये एक्चुअल में क्यों होता है, ड्यू टू हार्मोन। ये हार्मोन के वजह से ब्लड का जो लाइनिंग है यूट्रस में बन जाता है, ठीक है। अब वो पता चलेगा कि क्यों बनता है, वो जरूरी क्यों है। एज द ओव्यूलेशन हैपेंस, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होना, जब ओवरी से एग रिलीज होता है और वो एग रिलीज होके कहाँ ट्रेवल करेगा, एग ट्रेवल्स फ्रॉम ओवरी टू द ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब फैलोपियन ट्यूब। सो एग जो है ओवरी से बाहर आएगा, कहाँ पे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मिलियन ऑफ स्पर्म एंटर्स थ्रू वेजाइना। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस वेयर अ पीनस एंटर्स वजाइना। सो ये वाला जो पार्ट है वजाइना है। सो यहाँ पे जो है पीनस एंटर होता है, ठीक है, एंड देन स्पर्म इजैकुलेट करता है। सो क्या होगा, दे swim through the reproductive tract and may reach
द एग इन द ओविडक्ट। अब यहाँ पे जो इंटरकोर्स के दौरान पीनस जो है विजाइना में एंटर हुआ, स्पर्म का इजैकुलेशन हुआ। इजैकुलेशन मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म। सो इस प्रोसेस से स्पर्म रिलीज हुआ और उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इजैकुलेशन। सो इजैकुलेशन होने से स्पर्म रिलीज हुआ, स्पर्म जो है वो सीधा ट्रेवल करेगा ओविडक्ट में। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब। सो यहाँ पे जो है एग वेट कर रहा है स्पर्म के आने का। सो यहाँ पे जो इतने सारे स्पर्म है, यहाँ पे एक और फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे एक और ओवरी है। सो स्पर्म सिर्फ यहाँ ही नहीं, लेफ्ट साइड में भी जाएगा, राइट साइड में भी जाएगा। अगर एग राइट साइड में प्रेजेंट है तो राइट साइड में फर्टिलाइजेशन होगा, अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो लेफ्ट साइड में फर्टिलाइजेशन होगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इफ स्पर्म एनकाउंटर्स एन एग एंड सक्सीड्स इन फ्यूजिंग विथ इट, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसको डिटेल में यहाँ पे समझोगे, सो यहाँ पे एग है, एग के साथ अब ये जो स्पर्म है फ्यूज करेगा, फिर फॉर्म करेगा क्या, जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे बनेगा जाइगोट। सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे हुआ, ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में, फिर क्या बना, जाइगोट। द इनर लाइनिंग ऑफ यूटरस बिकम थिकर एंड रिच इन ब्लड वेसल्स। सो ये जो यूटरस का पार्ट है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे और थिक लेयर रहेगा। द जाइगोट undergoes a series of mitotic divisions while traveling into the uterus. So मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था जिसमें जाइगोट बनता है, फिर बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो पहले बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच हो जाएगा इस थिक लाइनिंग में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, द जाइगोट अंडरगोस अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स व्हाइल ट्रेवलिंग टू द यूट्रस। अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन बता रहा है। माइटोटिक डिवीजन कहाँ से आ गया, देखो पहले क्या हो रहा था, स्पर्म कैसे बन रहा था, स्पर्म बनने के लिए मियोसिस हो रहा था, मियोसिस यानी हाफ हो रहा था। अब देखो फ्यूजन हुआ यानी कि जाइगोट बना। अब इन सब में क्या है, 46 सेल्स है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, माइटोसिस नॉट मियोसिस, माइटोसिस पूछ रहा हूं मैं। माइटोसिस में हमेशा इक्वल डिवीजन होता है, यानी कि 46 है तो जो दूसरा बनेगा प्रोजिनी, दोनों में 46 एंड 46 रहेगा। सो अब ये जो माइटोसिस हो रहा है यानी जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस होता है, ये याद रखना। स्पर्म एंड ओवम ये कैसे बन रहे थे, मियोसिस से। कौन सा प्रोसेस, मियोसिस, जिसमें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2, मियोसिस सेकंड होता है। बट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होगा, जो 46 सेल्स है वो डुप्लीकेट होंगे, 46 बनाएंगे, 46 बनाएंगे, तभी तो पूरा बेबी का बॉडी बनेगा और सब में 46 क्रोमोसोम्स आएगा, राइट। सो इसी वजह से वो जो जाइगोट है यानी कि स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है, उस जाइगोट का माइटोटिक डिविजन्स होगा, बहुत सारे डिविजन्स होंगे और वो ट्रेवल करते रहेगा कहाँ पे, यूट्रस में जाएगा एंड इम्प्लांट्स इनटू द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इम्प्लांट होना इसका क्या मतलब होता है, ये जो यूट्रस का लाइनिंग है यहाँ पे, इस लाइनिंग पे जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा यानी धस जाएगा, इस मोटे से जो लेयर है ब्लड का उसमें चिपक जाएगा, ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस, इसको अपन इम्प्लांट बोलते हैं। अब इम्प्लांट कहाँ हो रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में जो लाइनिंग बना हुआ था उस लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, उसको मिलता है नरिशमेंट फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, दिस इम्प्लांटेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो जैसे ही ये एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट होने के बाद बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं पहली बार। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। सो मैंने आपको बताया कि जब एग और स्पर्म पहली बार मिलेंगे सो फर्टिलाइजेशन होगा, उसका प्रोसेस कैसा होगा। बट अगर उस एग को स्पर्म नहीं मिला और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो वो
एग कहा जाता है उस एग के साथ क्या होता है उस चीज को डिस्कस करेंगे। सो डायग्राम की तरफ मूव करते हैं फिर से। सो अगर आप देखोगे दिस इज यूटरस, दिस इज वजाइना। सो यूटरस में क्या हो रहा था, थिक लाइनिंग बन रहा था, थिक ब्लड लाइनिंग बन रहा था इस तरह से। कब? ओव्यूलेशन से पहले। सो मैंने बताया हर 1 मंथ में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन का मतलब एक एग मैच्योर होता है और फैल्लोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन बोलते हैं। व्हाट इज ओव्यूलेशन? व्हेन इमेच्योर एग converts into mature egg and releases into fallopian tube, यानी कि जब एग रिलीज होता है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलेंगे। ओव्यूलेशन के प्रोसेस से पहले क्या हो रहा था, थिक ब्लड का लाइनिंग बन रहा था। अब ये जो थिक ब्लड लाइनिंग है वो क्यों बनता है? ताकि फर्टिलाइजेशन हो स्पर्म एंड ओवम का, और यहाँ पे जो है एम्ब्रियो बाइंड कर सके और यहाँ से न्यूट्रिशन ले सके। अब मैंने क्या बताया, स्पर्म नहीं आया यानी ओनली एग, एग अकेला है। तो अब इस एग का क्या होगा? सो ये जो एग है वेट करेगा पहले, स्पर्म नहीं आता है तो धीरे धीरे ये एग जो है डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग डीजेनरेट हो गया, ये मूव करेगा यूट्रस के तरफ, यूट्रस की तरफ मूव किया। अब ये जो थिक ब्लड लाइनिंग बना हुआ था इसका भी कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बेबी बनेगा ही नहीं है। तो बेबी नहीं बनेगा तो ये न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। सो ये जो लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। और ये जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू रिलीज हो जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है 3 से लेके 7 दिन तक के कंटिन्यू चलता है, यानी उस पीरियड में जो वजाइना है वहां से काफी ज्यादा खून बहेगा। ये खून कहाँ से आया? यहाँ पे जो यूट्रस में जो थिक लाइनिंग बना था उसका डीजेनरेशन के बाद ये जो ब्लड के फॉर्म में ब्लीडिंग होता है थ्रू वजाइना। सो जितने भी फीमेल्स आप देखोगे जिनका 8 ईयर ओल्ड यानी एक 8 साल की जो बच्ची होती है उनका भी इस तरह से मेंस्ट्रुएशन होता है। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। What is menstruation? Menstruation is the process of bleeding which continues 3 to 7 days. ठीक है, ये क्यों होता है? Because there is no sperm, no fertilization. That is why egg क्या हो जाता है? Degenerate हो जाता है और ब्लड जो है वो यहाँ से भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है लाइनिंग। सो ब्लड लाइनिंग जैसे ही डिसइंटीग्रेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लीडिंग में और फिर वेजाइना के थ्रू 3 to 7 डेज तक के ब्लीडिंग होगा और उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। सो नाउ लेट्स रीड इट आउट। देखो, इफ एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर स्पर्म नहीं मिला यानी मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स नहीं हुआ जिस वजह से एग फर्टिलाइज नहीं होगा, इट रिमेन्स वायबल फॉर अबाउट अ डे, एक दिन तक के वो रहेगा जिंदा, वायबल रहेगा। फिर धीरे धीरे वो डीजेनरेट होना चालू हो जाएगा। अब द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस में जो लाइनिंग बना हुआ था, ठीक है, जो एकदम थिक था और जिसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स थे, ठीक है, वो किस लिए था? डेवलपिंग जाइगोट को नरिश करने के लिए, जो कि अब नहीं चाहिए, ठीक है, विच इज नो लॉन्गर नीडेड। अब नहीं चाहिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बना, अब जाइगोट है ही नहीं तो नरिशमेंट किसको देना? इस वजह से वो जो ब्लड वेसल्स है वो टूट जाएगा। सो द लाइनिंग शेड्स, अब ये जो इनर लाइनिंग था वो शेड हो जाएगा यानी टूट जाएगा। उसको साइंटिफिक टर्म में अपन डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। वो लाइन क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिस वजह से दिस लाइनिंग अलोंग विथ सम ब्लड लीव्स द बॉडी थ्रू द वजाइना। अब ये जो लाइनिंग है वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है रिलीज होगा। अब इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड, जो अपन बहुत सुनते हैं कॉमनली, ठीक है। सो ये कब तक होता है? यूजुअली 3 से 7 दिन तक के कंटिन्यू होता है, यानी ये जो ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, कंटिन्यू वेजाइना से ब्लड निकलना, ये 3 से 7 दिन तक होता है। सो इसी वजह से जो है लेडीज या 8 ईयर ओल्ड गर्ल है वो सैनिटरी पैड्स पहनती है,
ताकि वो ब्लड जो है क्लॉथ में टच ना हो जाए, और वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है, इस वजह से वो पहनना जरूरी है। क्या? सैनिटरी पैड। यू हैव रेड अबाउट दिस प्रोसेस अर्लियर, ये तुम पहले पढ़ चुके हो। यू नाउ कनेक्ट इट टू द इवेंट ऑफ ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे साइकिल के बारे में डिस्कशन होगा। सो उसमें ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को तुम और अच्छे से समझ पाओगे। द साइकिल ऑफ ओव्यूलेशन, प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस एंड मेंस्ट्रुएशन रिपीट्स टिपिकली एवरी 21 to 35 डेज। यानी ये जो साइकिल होता है, ठीक है, कौन सा साइकिल? जिसमें ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन यानी एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होगा, कहाँ पे जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। साइकिल में क्या क्या आता है? ओव्यूलेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस यानी कि ये जो इनर लाइनिंग बना था वो, फिर आता है मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लड रिलीज होता है। सो ये तीन चीज को मिला के पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। सो ये साइकिल जो है 21 से 35 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इस एक महीने के अंदर उस फीमेल के यूट्रस में इनर लाइनिंग बनेगा, फिर ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन यानी एग रिलीज हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अब उसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा? ब्लड लाइनिंग डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड देन मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कंटिन्यूसली 1 हफ्ते तक के ब्लीडिंग होता है। सो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 1 महीने के अंदर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट महीने फिर से वो साइकिल शुरू होगा, यानी धीरे धीरे फिर से वो इनर लाइनिंग बनना चालू होगा। वो जो एग है वो मैच्योर होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा। अगर उसको फिर स्पर्म नहीं मिला एंड देन फिर से उसका मेंस्ट्रुएशन होगा। सो दिस इज द प्रोसेस एंड यूजुअली बिगिंस एट प्यूबर्टी। सो ये वाला जो साइकिल है यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये कब शुरू होता है? ये होता है प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, यानी कि जब कोई फीमेल चाइल्ड 10 to 14 ईयर्स ओल्ड की हो जाती है। सो किसी किसी में अब देखा जाता है कि 8 ईयर ओल्ड 9 ईयर ओल्ड में भी ये साइकिल बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल का खाना पीना इतना ही खराब हो चुका है, जिस वजह से हार्मोनल जो है डिसबैलेंस हो चुके हैं। अब हार्मोनल इतना ज़्यादा डिसबैलेंस होने के वजह से ये जो साइकिल है बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड कंटिन्यूस टिल मेनोपॉज। अब बोलोगे ये जो साइकिल है ये बंद कब होता है? ठीक है, अराउंड द एज ऑफ 50, यानी कि एज ऑफ 50 में जितने भी इमेच्योर एग्स है ओवरी के अंदर वो खत्म हो जाए रहते हैं, ठीक है, तब तक के सारे एग्स जो है वो खत्म हो जाए रहते हैं। तो उस दौरान आ जाता है मेनोपॉज, यानी कि तब जो है ना एग बनेगा, ना इनर लाइनिंग बनेगी और ना ही मेंस्ट्रुएशन होगा। कब? एट द एज ऑफ 50। इट मीन्स एज ऑफ 50 में कोई एग नहीं बनेगा। इट मीन्स एज ऑफ 50 के बाद बच्चे पैदा नहीं हो सकते। दिस इज द कंसेप्ट। यहाँ पे अगर आप फ्लो चार्ट को पढ़ोगे अच्छे से तो और आइडिया मिलेगा। पहले दिन डे 1 से डे 5 में जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद ब्लीडिंग वाला सेशन खत्म हुआ, ब्लीडिंग वाला फेज खत्म हुआ। डे 6 या डे 14 में धीरे धीरे वो जो ब्लीडिंग हुआ था, लाइनिंग टूटा हुआ था, शेडिंग ऑफ यूट्रन लाइनिंग, जो इंटरनल लाइनिंग जो टूटा हुआ था वो धीरे धीरे फिर से बनना चालू हो जाएगा। देखो, यूट्रन लाइनिंग ग्रेजुअली बिल्ड्स, ठीक है, यानी कि एग जो है धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डे 14 आएगा तब तक के वो जो एग है फुली मैच्योर हो जाएगा और ओवरी जो है उस मैच्योर एग को रिलीज कर देगा, यानी कि 14th डे में जो है एग रिलीज हो गया। अब इसी 14th डे में अगर इंटरकोर्स किया, ठीक है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई, स्पर्म जो है आया, तो फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ओव्यूलेशन में इंटरकोर्स नहीं हुआ, यूट्राइन लाइनिंग बिकम्स थिक। सो बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो है ये सारी चीज़ें, एग रिलीज हो जाता है, ठीक है, और जो यूटेरन लाइनिंग होती है वो थिक बन जाता है ब्लड वेसल से। अगर उस वक्त डे 14, 15, ठीक है, 15, 16, 17 इस बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। सो देखो फिर से वही वाला डे आ जाएगा, डे 1, 20th डे में फिर से ये साइकिल कंप्लीट होगा एंड देन नेक्स्ट साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दीज आर द की स्टेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल अक्रॉस अ टिपिकल 28 डे पीरियड। सो एक एवरेज मान लेते हैं कि 28 डे होता है। सो
कुछ कुछ लोगों का बहुत कम टाइम लगता है, जैसे कि किसी का 21 डेज के अंदर ही ये सभी साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। किसी किसी में हार्मोनल के वजह से 35 डेज लग जाते हैं। ठीक है, एक एवरेज जो है 28 डे का रहता है ये साइकिल। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।